अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटम की साख। बच्चों, जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है वो एटम की साख्त शो हो रही है। तो इसमें मैंने कुछ लाइंस अंडरलाइन की हुई हैं, कुछ आपको स्टार्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो स्टार्स का मतलब है कि ये जो अंडरलाइन किए हुए पॉइंट्स हैं वो एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। बाकी इस पैराग्राफ को आपने एक दफ़ा रीड करना है और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को बस आपने जहन नशीन कर लेना है। एटम की मौजूदगी का सबसे पहले यूनानी फ़िलासफ़र डेमोक्राइटस के जहन में ये ख्याल आया था। तो उसने बताया था कि हर किस्म का मादा बहुत सी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और इन पार्टिकल्स को उसने एटम्स का नाम दिया था, जो कि मज़ीद तकसीम नहीं हो सकते। फिर 1800 ईस्वी में एक अंग्रेज़ी कीमियादान जॉन डाल्टन ने कंपाउंड्स पर किए जाने वाले तजर्बात से नतीजा अख़ज़ किया था कि मादा में एटम्स मौजूद हैं। फिर उसके बाद आगे कुछ तजर्बात हुए थे डिस्चार्ज ट्यूब में। उसके बाद साइंसदानों ने यही बताया था कि एटम्स मादे का सबसे छोटे पार्टिकल्स नहीं हैं, बल्कि कुछ पार्टिकल्स इनसे भी छोटे हैं और वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स दरियाफ्त हुए थे, उसके बाद मुस्बत चार्ज रखने वाले पार्टिकल्स प्रोटॉन्स दरियाफ्त हुए थे। प्रोटॉन जो था वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत 1836 गुना भारी था। उसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब में इन पार्टिकल्स की मौजूदगी इस बात से अख़ज़ की गई कि इस किस्म की ट्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी से इलेक्ट्रॉन्स मुस्बत इलेक्ट्रोड की तरफ झुक गए। तो इस तरह से मुस्बत चार्ज वाले प्रोटॉन्स मनफी इलेक्ट्रोड की तरफ झुक गए, यानी इस तरह से जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त हुई थी। अब हम नेक्स्ट आगे 1 बाय 1 देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों पार्टिकल्स दरियाफ्त हुए थे। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त। तो इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त जो है वो एक डिस्चार्ज ट्यूब के ज़रिए से हुई थी कि डिस्चार्ज ट्यूब ये आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही है कि ये शीशे की एक बनी हुई ट्यूब थी जिसके दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स मौजूद थे और इस पे एक वैक्यूम पंप लगा हुआ था ताकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस थी उसके प्रेशर को कम किया जा सके। इसमें से बहुत ज़्यादा वोल्टेज वाली बिजली गुजारी गई ताकि कैथोड रेज़ निकलती हुई जो है वो नज़र आए, जिनके टकराने से मुस्बत इलेक्ट्रॉन के पीछे मौजूद सतह रोशन हो रही थी। अब अगर आप ये सामने एनिमेटेड डायग्राम को देखें तो इसमें आपको कैथोड रेज़ ये रेड कलर की बीम निकलती हुई नज़र आ रही है। बच्चों, ये एनिमेटेड डायग्राम मैंने आपके समझने के लिए लगाई है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। वैसे आपकी बुक में सिंपल डायग्राम है। 1897 में एक बरतानवी माहिर तबियात जोसेफ जॉन थॉमसन यानी जे थॉमसन ने इन कैथोड रेज़ की खसूसियात का मुतालिया किया था। तो बच्चों, आगे उसके बाद मैंने नंबरिंग की हुई है इन खसूसियात की, तो आप अगर इसको नंबरिंग के ज़रिए से लिखें तो वो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो नंबर 1 पे जो खसूसियत थी वो है कि जब इसने इन रेज़ का मुखालिफ चार्ज रखने वाली प्लेट्स के दरमियान में से गुजारा तो ये रेज़ मुस्बत चार्ज वाली प्लेट की तरफ झुक गई। इससे ये वाज़े हुआ कि इन रेज़ पर मनफी चार्ज है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है कि थॉमसन ने कैथोड रेज़ को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा। नंबर 3 पे थॉमसन ने अपने तजर्बात से इन कैथोड रेज़ की एक निस्बत की कीमत भी मालूम की। इस निस्बत को इसने E/m निस्बत यानी चार्ज टू मैस रेशो का नाम दिया। इस निस्बत को मालूम करने के बाद इसको ये बात वाज़ेह हुई कि कैथोड रेज़ असल में रेज़ नहीं है बल्कि मनफी चार्ज रखने वाले मादी ज़रात हैं। उसके बाद उसने नतीजा ये अख़ज़ किया था कि इन ज़रात को बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। तजर्बात की मदद से ये बात साबित की गई कि इलेक्ट्रॉन्स एटम में मौजूद ऐसे छोटे ज़रात हैं जो हर किस्म के एलिमेंट्स के एटम्स में मौजूद होते हैं, यानी हर किस्म के एलिमेंट्स के एटम्स में एक ही किस्म के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हमारा टॉपिक जो है वो है प्रोटॉन की दरियाफ्त। तो प्रोटॉन की दरियाफ्त भी सबसे पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी। इस दरियाफ्त की बुनियादी जो वजह थी वो ये थी कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी इस पर मनफी और मुस्बत चार्ज दोनों बराबर होते हैं। तो मनफी चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी दरियाफ्त हो चुका था, तो फिर अब प्रोटॉन की दरियाफ्त होना बाकी थी। इसलिए इसने गोल्डस्टीन ने एक ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जिसमें ये आपको डायग्राम में भी ग्रीन कलर की नज़र आ रही है। कैथोड जो थी ये मसामदार थी, यानी इसमें सुराख मौजूद थे। ठीक है।
اس کے بعد اس نے مشاہدہ کیا کہ ڈسچارج ٹیوب میں ایک نئی قسم کی ریز بنی جن ریز نے اینوڈ سے کیتھوڈ کی طرف حرکت کی، یعنی انہوں نے اینوڈ جس پہ پازیٹیو چارج تھا ادھر سے کیتھوڈ جس پر نیگیٹو چارج تھا ان کی طرف حرکت کی۔ اس کا مطلب یہ کہ ان پر پازیٹیو چارج تھا، اس وجہ سے وہ نیگیٹو چارج کی طرف گئی۔ تو گولڈسٹین نے ان ریز کو کینال ریز کا نام دیا۔ پھر بچوں میں نے آگے ہیڈنگ دی ہوئی ہے کہ نتائج، تو نتائج اس نے کیا اخذ کیے تھے کہ ان کے خواص کا انحصار ڈسچارج ٹیوب میں موجود گیس پر ہے، یعنی اینوڈ ریز جو تھی وہ ڈیپینڈ کرتی تھی ڈسچارج ٹیوب میں موجود گیس پر۔ در حقیقت گولڈسٹائن نے گیس سے بننے والے مثبت آئنز کا مشاہدہ کیا تھا۔ اگر ڈسچارج ٹیوب میں ہائیڈروجن گیس لی جائے تو بننے والے مثبت آئنز ہائیڈروجن گیس تھے۔ اس وقت گولڈسٹین نے ان مثبت آئنز کی اہمیت سے واقف نہیں تھا، لیکن 1917 میں ردرفورڈ نے ایسے تجربات کیے جن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دراصل ہائیڈروجن کے مثبت آئنز ہی دوسری گیسز کے نیوکلیس میں موجود ہیں۔ اس حقیقت سے ردرفورڈ نے یہ اخذ کیا کہ تمام ایٹمز کی نیوکلیائی میں ہائیڈروجن کی نیوکلیائی ہی شامل ہیں، دوسرے الفاظ میں پروٹون ایٹم کا بنیادی جز ہے۔ بچوں نیکسٹ اور لاسٹ ٹاپک اس ویڈیو کا نیوٹرون کی دریافت ہے۔ 1933 میں ایٹم میں موجود ایک اور پارٹیکل نیوٹرون دریافت ہوا۔ نیوٹرون پر کوئی بھی چارج نہیں تھا، اس کا میس تقریباً پروٹون کے برابر تھا۔ یہ تین پارٹیکلز الیکٹرون، پروٹون اور نیوٹرون ایٹم میں موجود بنیادی پارٹیکلز تصور کیے جاتے تھے اس وقت تک، ٹھیک ہے۔ ہر ایٹم کے اندر یہ تینوں پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں ماں سوائے ہائیڈروجن کے، کیونکہ ہائیڈروجن میں نیوٹرون نہیں ہوتا۔ قطع نظر اس بات کے کہ ان ایٹمز کے خواص کتنے بھی مختلف کیوں نہ ہوں، تاہم ہر ایلیمنٹ کے ایٹم میں ان ذرات کی تعداد مختلف ایٹم کی ذرات، یعنی اس جو ڈسکشن ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایٹم کے درمیان، ایٹم کے اندر خواہ وہ کوئی بھی ایٹم ہو، کسی بھی ایلیمنٹ کا ہو، اس میں یہ تینوں پارٹیکلز یعنی الیکٹرون، پروٹون اور نیوٹرون لازمی موجود ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے۔ اب یہ لاسٹ پہ اگر آپ ٹیبل دیکھیں بچوں تو اس میں دیکھیں الیکٹرون اور پروٹون، نیوٹرون تینوں کے چارجز اور میسز دیے ہوئے ہیں جو آپ کو شو ہو رہے ہیں اسکرین پر۔ تو بچوں یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو ان کو آپ یاد کریں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے ساتھ ہی میرا آج کا ٹاپک، آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔